अभी देखा यह गया है कि ज़्यादातर जो हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं तो ज़्यादातर जो केसेस आते हैं सर वो हमारे घरों में आते हैं। 70% केसेस जो है वो घरों में ही हो रहे हैं, 20% केसेस हमारे वर्क प्लेस पे होते हैं और लेस देन 10% केसेस हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। यानी हमारा जो फोकस है वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं जा रहा है जहाँ पे केसेस हो रहे हैं। अगर घर पे आपको हार्ट अटैक आ गया तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कम समय होता है मेडिकल आपको हेल्प मिलने में। अगर उस टाइम के अंदर आपको हेल्प नहीं हुई तो बेसिकली हम एक आपको ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ताकि अगर आपके सामने भी ऐसा कोई केस हो तो आप उनको मेडिकल हेल्प कर सकें, क्योंकि इसके लिए कोई डॉक्टर होना या मतलब जरूरी नहीं, आप भी इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के, और इससे बहुत सारी जानें बचाई जा सकती हैं। हर साल भारत में करीब 7 लाख केसेस हो रहे हैं, इस समय 7 लाख हार्ट अटैक के केसेस हैं। जो BLS में सबसे मेन चीज आती है वो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। 3 वर्ड होते हैं इसमें। कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोनरी मतलब लंग्स, रिससिटेशन मतलब वापस जिंदा करना। ज़्यादातर केसेस जो हार्ट अटैक के आते हैं बेसिकली हमारा हार्ट अनरिस्पॉन्सिव रहता है, मतलब काम करना बंद कर देता है। हार्ट का काम है पंप करना, उसने पंप करना बंद किया तो बॉडी को ब्लड मिलना बंद हो गया। ब्लड मिलना बंद हुआ। सबसे मेन अगर हमारा ब्रेन है, अगर ब्रेन की ब्लड सप्लाई रुक गई तो बहुत मुश्किल है। 3 से 4 मिनट के अंदर जो ब्रेन को इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल इंजरी हो जाती है। मतलब छोटे 2 तरीके की होती हैं। एक होता है रिवर्सिबल जो हम लौटा सकते हैं, अगर अच्छा ट्रीटमेंट दें तो वो चीज़ वापस आ सकती है। जैसे आपकी उंगली कट गई, आप ट्रीटमेंट देके उसको वापस कर सकते हैं, कुछ 1 महीने में ठीक हो जाएगा। दूसरी टाइप की इंजरी होती है इरिवर्सिबल इंजरी, जिनको लौटाया नहीं जा सकता। तो अगर ब्रेन को हमारे 3 से 4 मिनट के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो जो इंजरी होती है वो इरिवर्सिबल इंजरी होती है, मतलब कि वो लौटाई नहीं जा सकती। ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो जाएगा, और एक बार वो डैमेज हो गया तो फिर ठीक नहीं हो सकता। और अगर 10 मिनट्स के अंदर 10 मिनट के अंदर आपने प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करी तो पूरी तरह ब्रेन डेड हो सकता है। एक बार ब्रेन डेड हो गया तो फिर पर्सन को किसी भी तरीके से जीवित नहीं किया जा सकता। अब इवन अगर हार्ट भी कम करना बंद कर दे तो आप जिंदा कर सकते हैं, अगर ब्रेन डेड हो गया तो फिर जिंदा नहीं कर सकते। तो सर इसी की एक ट्रेनिंग है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसी के हार्ट और लंग्स को दोबारा जिंदा करना। ठीक है सर, मैं चाहूँगा एक लोग कोई थोड़ा हेल्प करें। सर अचानक से जो है बेहोश हो गए, ठीक है। हमारा जो पूरा CPR का प्रोसीजर है वो 3 बातों पे चलेगा। ACT एक्ट, इसको आप लोग चाहो तो लिख सकते हैं ACT, ठीक है। A फॉर असेसमेंट, जो भी तो हमारा पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हुआ है पहले उनका असेसमेंट करेंगे कि कितना प्रॉब्लम हुई है। असेसमेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। इरशाद जी कंधे पर या फिर गालों पे सिर्फ मारना है, ध्यान दीजिएगा, जोड़ना नहीं है, क्योंकि गिरते समय हो सकता है सर्वाइकल इंजरी हुई हो। ज़्यादा तेज करने पे ये इंजरी बढ़ सकती है। तो सिर्फ आपको चेस्ट पे या गालों पे जो है बस थपकी देनी है। अगर वो डीप अनकॉन्शियस स्टेट में नहीं होंगे तो इतने से उठ जाएंगे, ठीक है। असेसमेंट में आपको 3 चीज़ें देखनी है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ABC, पहले मैंने बताया एक्ट, CPR में 3 चीज़ें हैं एक्ट, ACT, उसमें पहला A मतलब असेसमेंट, उस असेसमेंट के अंदर भी 3 चीज़ें हैं ABC। A फॉर एयरवे। पहला चीज़ हम देखेंगे कि हमारा जो पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हुआ है उनका एयरवे कैसा है। कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा मिर्गी के झटके में, मिर्गी का झटका जब पड़ता है तो जीभ जो होती है जाके श्वास नली को बंद कर लेती है, यानी एयरवे ब्लॉक हो जाता है, उसकी वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। तो सबसे पहले हम एयरवे देखेंगे। चीन को थोड़ा उठाएंगे, मुंह को खोलेंगे, अगर अंदर झाग या टंग पीछे पलटी हुई है तो उसको अपने हाथ से या हैंकी वगैरह से ठीक करने की कोशिश करेंगे, मतलब एयरवे को हम क्लियर करेंगे। ये हो गया एक। दूसरा है ब्रीदिंग, जो हमारा पेशेंट है वो ब्रीथ कर रहा है कि नहीं। ब्रीथिंग देखने के लिए हम चेस्ट का कंप्रेशन देखते हैं, सीना ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। देखिए हमारा पेशेंट पूरी तरह से जो है अनरिस्पॉन्सिव है।
अगर इसको हम नहीं देख पा रहे हैं तो दूसरा तरीका है, अपने कान को इनके नाक के पास ले जाके ब्रीथ साउंड सुनने की कोशिश करते हैं, सांसों की आवाज़। वो भी नहीं, मान लीजिए काफ़ी मतलब ज़्यादा दिक्कत में, तो आप उंगली से भी कर सकते हैं, अपनी उंगली को नाक पे रख के भी महसूस कर सकते हैं। अभी सर्दियों के दिन है तो आपको गर्मी तुरंत महसूस हो जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई, एयरवे हमने चेक कर लिया और ब्रीदिंग चेक कर ली। सांस का रास्ता ठीक है और सांस चल नहीं रही है। तीसरी चीज़ बचती है सी, यानी कि सर्कुलेशन चेक करने के लिए, यानी कि रक्त का प्रवाह चेक करने के लिए सबसे पहले हम रेडियल पल्स को देखते हैं, ठीक है। यहाँ हाथ में अंगूठे के ठीक पीछे की साइड में एक पल्स जाती है, आपने देखा होगा सारे डॉक्टर लोग ऐसे ही चेक करते हैं, ठीक है। अंगूठे के ठीक पीछे होती है, वहाँ आपको चेक करना है, लेकिन ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है। अगर कोई पर्सन कार्डियक अरेस्ट में है तो ये पल्स गायब हो जाएगी, रेडियल पल्स आपको नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में आपको जो देखना है वो कैरोटिड पल्स देखनी है। कैरोटिड जो होती है ब्रेन को खून ले जाने वाली नस है। ये जो हमारा सामने का एडम्स एपिल या थायराइड कार्टिलेज होता है, इससे बस 2 उंगली दाएं या बाएं नाप लीजिए, 1 2। एक हल्का सा गड्ढा यहाँ पे महसूस हो रहा होगा, मसल्स के बीच, ध्यान से देखिए, हल्का सा गड्ढा लग रहा होगा, वहाँ पे हाथ रखिए, टपक रहा है बिल्कुल, एक वो थ्रस्ट टाइप का आ रहा होगा, ये कैरोटिड के पल्सेशन है। कैरोटिड का पल्सेशन बहुत मुश्किल से जाता है, अगर ये गया तो ये ऑलमोस्ट श्योर है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट पड़ा ही पड़ा है, क्योंकि ब्रेन की ब्लड सप्लाई बॉडी सबसे लास्ट में रुकती है, जब बिल्कुल एकदम अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। अगर आपको ये पल्स भी नहीं मिली तो मतलब हमारे तीनों चीज़ चेक हो गई। हमने एयरवे चेक कर लिया, ब्रीदिंग चेक कर लिया, सर्कुलेशन चेक कर लिया, तीनों ही चीज़ें कोलैप्स कर रही हैं, मतलब कि हमारा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चला गया है। अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता है, सिर्फ हमको CPR देना ही देना है, ठीक है। पहले मैंने कहा कि हमको एक्ट करना है। एक्ट में असेसमेंट के अंदर हमको 3 चीज़ें देखनी है, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। हमने चेक कर लिया, हमारा असेसमेंट ये है कि अब हमारे पेशेंट को, इसाक जी को कार्डियक अरेस्ट पड़ा, अब हमको इनको ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। ट्रीटमेंट से पहले ACP में आते हैं। ए हो गया असेसमेंट, सी हुआ कॉल फॉर हेल्प। आप सारे काम खुद नहीं कर सकते हैं, किसी एक पर्सन को आपको बुलाना पड़ेगा ताकि एम्बुलेंस वगैरह या मेडिकल हेल्प आपको मिल सके। तो आप जिसको भी जानते हो, आप अगर नाम से नहीं जानते तो जैसे शर्ट का रंग हो या मतलब जो भी, जैसे भी आप उनको बुलाना चाहें, आप बोल दीजिए कि आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, मैं CPR देने जा रहा हूँ, ठीक है। ए हो गया, सी हो गया। अब थर्ड पे आते हैं, T फॉर ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में CPR करने से पहले आप पूरे चेस्ट को बेयर करेंगे, पूरे इनके चेस्ट को मतलब कपड़ों से खाली करेंगे, ठीक है, पूरे कपड़े उतार देंगे ताकि आपको असेसमेंट मिल जाए कि चेस्ट कहाँ पे है। CPR देने के लिए हम चेस्ट के लोअर पार्ट पे देते हैं, एक बीच में हड्डी आती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। इसको 3 भागों में मोटा मोटा बांट लीजिए, कितनी बड़ी हड्डी है। इसके लोअर थर्ड पे, लोअर थर्ड इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ द चेस्ट वही होगा, और हमेशा इसी हड्डी को इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम CPR देते हैं, देखिए 2 ही चीज़ें ध्यान देने वाली हैं। एक तो सरफेस हमेशा हार्ड होना चाहिए, गद्दे पे आप नहीं कर सकते हैं या बिस्तर पे नहीं करते, इसके लिए सरफेस हार्ड होगी। उसका फ़ायदा ये है कि इनके सपोर्ट मिलेगा, और हमेशा इस हड्डी के ऊपर से दबाना है, क्योंकि हमको दबाना क्या है, हार्ट की पंपिंग को स्टार्ट करना है, तो हार्ट दबना चाहिए। हार्ट दबेगा किस चीज़ के बीच में, एक आपका हार्ड सरफेस, उसके ऊपर हमारी एक पीछे की होती है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, और आप सामने की तरफ से होता है स्टर्नम। इन दोनों के बीच में वो दबना चाहिए, दबेगा तभी पंप स्टार्ट होगा। इसीलिए हम इस हड्डी को ढूंढते हैं, रिब्स को नहीं दबाना है, इस हड्डी को दबाना है, ठीक है। इसके सबसे लोअर 1/3 पार्ट पे 3 भागों में बांट के हम इसके लोअर 1/3 पार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए वो भी नहीं हो पा रहा है, उससे भी आसान तरीका है, दोनों साइड के निप्पल से एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लीजिए। दोनों निप्पल से एक लाइन ड्रा करेंगे तो जहाँ वो कट कर देगी इस सीने को, वही सेंटर ऑफ द चेस्ट होगा, ठीक है। वहीं पे आपको CPR देना है। अब देना कैसे है, जो भी आपका डिपेंडेंट हैंड है, जिससे आपकी ताकत लगती है, अगर आप दाहिने हाथ से लिखते हैं तो दाहिना हाथ आपका डिपेंडेंट है, अगर आप बाएं हाथ से लिखते हैं तो बाएं हाथ आपका डिपेंडेंट हैंड है, ठीक है। उसको लेंगे, जैसे मैं तो दाहिने हाथ से लिखता हूँ, मैंने इसको लिया, मैंने असेस कर लिया कि ये है सेंटर ऑफ द चेस्ट। मैंने दूसरे हाथ से उंगलियों को लॉक किया, उसके बाद फिर इस
ये जो पूरा हाथ है पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, कहीं से मुड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी ताकत लगेगी इसमें। काफ़ी ये फोर्सफुल प्रोसीजर है। और हम 30 बार देंगे। हमारा जो देने का स्पीड होगा वो 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन देने, यानी कि हर सेकंड में करीब करीब 2। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 दिया आपने। उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, चिन को ऊपर करेंगे, आर्टिफिशियल रिस्पिरेशन देना है आपको। 30 कंप्रेशन देने के बाद आपको माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत अनहाइजीनिक कंडीशन है, आप नहीं कंफर्टेबल है माउथ टू माउथ ब्रीथ देने के लिए, तो 2 तरीके और भी कर सकते हैं आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, फिर वापस चेस्ट कंप्रेशन पे आ सकते हैं, या फिर आप अम्बू बैग होता है, मास्क लगा के अम्बू बैग से भी दे सकते हैं, या उससे भी आसान तरीका आप फेंकी डाल के भी दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये नेसेसरी नहीं है कि आप इसको माउथ टू माउथ ब्रीथ दीजिए ही, नेसेसरी है चेस्ट कंप्रेशन, आप ब्रेक लेके दे सकते हैं। 30 टाइम का ब्रेक लेंगे, मैं बता रहा हूँ। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, ठीक है। 2 ब्रीथ का ही टाइम आपको लेना है, जितनी देर में आप 2 ब्रीथ दे सकें। यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, उसके बाद फिर आप चेस्ट कंप्रेशन पे आप आ जाएंगे। चेस्ट कंप्रेशन में खास बात क्या है, आपका स्पीड बहुत मैटर करता है। अगर उस स्पीड पे आप नहीं करेंगे तो हमारा हार्ट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्ट का जो मैकेनिज्म है बिल्कुल वो जनरेटर जैसा है। आपका जनरेटर बैठ गया है, आपको हैंडल मार के उसको, जैसे आप देखा होगा अपने घर में हैंडल मार के स्टार्ट करना, वही काम को यहाँ करना है। उसको हैंडल उस स्पीड से मारना ही पड़ेगा। दूसरा है कितना इसको दबाना है। देखिए 2 चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है प्रेशर देने से हड्डियाँ टूट जाएँ, छाती की पसलियाँ टूट जाएँ, इतना प्रेशर लग जाए, कोई इशू नहीं। अगर पसली टूटती है तो टूटे, क्योंकि जान बचानी है इससे। जान ज़्यादा बड़ा मैटर है देन 1-2 हड्डियों के, ठीक है। हड्डियाँ तो जुड़ी जाएंगी, तो इसलिए पूरे फोर्स के साथ ये देना है। देते समय इतना बल लगाना है कि करीब 1 से 2 इंच आप ये सीना नीचे जाना चाहिए, यानी कि करीब करीब 4 से 5 सेंटीमीटर तक आपको दबाना है। नापना नहीं, बस आप एक बार अच्छे से जो लगाएंगे तो अपने आप ही उतना हो जाएगा, ठीक है। एक रफ आइडिया होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं कर देना है, ठीक है। ये फिंगर कभी भी टच नहीं होनी चाहिए, वरना फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स आपको हमेशा अपनी हथेली की इस पार्ट से लगाना है, ठीक है। सेंटर ऑफ द चेस्ट लगाना है। स्पीड बहुत मैटर करती है। 100 से 120 कंप्रेशन आपको पर मिनट देने, 1 से 2 इंच ये इसकी डेप्थ होनी चाहिए, हमेशा हार्ड सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। कितनी देर तक देना है ये दूसरी जरूरी बात है। आप किसी को चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो कितना देर दे सकते हैं। हमने दूसरा बोला था कि कॉल फॉर हेल्प, जब तक दूसरे पर्सन ने हॉस्पिटल के लिए फ़ोन कर दिया, एम्बुलेंस आ गई, उनको आईसीयू में शिफ्ट ना कर लिया, तब तक आपको देते रहना। एक बात ये हुई। दूसरी है, या फिर विशाल भाई उठ के बैठ जाएं आपके कंप्रेशन से, तो आपको बंद करना है। दो ही कंडीशन में आपको बंद करनी, या तो आपको आपके पेशेंट को हम आईसीयू में शिफ्ट कर पाएँ या फिर वो उठ के बैठ जाएँ। अदरवाइज कोई कंडीशन नहीं, आपको देते रहना है। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। ब्रीथ नहीं दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंप्रेशन नहीं रुकना चाहिए। आजकल ये देखिए एक एडल्ट के लिए था, अगर मान लीजिए आपके घरों के बच्चों के साथ भी ऐसा होता है तो सेम प्रोसीजर आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बड़ों में तो हमने हथेली से पूरा पूरा दम लगाया। अरे सर मजबूत है नहीं